तो इसके आगे हैं जी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की डेफिनेशंस। वैसे जुर्म होने के बाद, कोई भी जुर्म होता है, जब क्राइम होता है, कोई ऑफेंस कमिट होता है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, बीच में थोड़ा पार्ट इंक्वायरी का आता है, और चार्ज फ्रेम होने से लेकर सजा या बरी होने तक ट्रायल चलता है। यानी ये तीनों क्राइम का ही हिस्सा है। क्राइम के बाबत जो प्रोसीडिंग होती हैं, इन तीनों को इकट्ठा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए, ताकि फंडा एक एक का बिल्कुल क्लियर हो जाए, हम अलग अलग वीडियो दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की, ताकि ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए। लेकिन आप तीनों वीडियोस इकट्ठे देखना, बात बिल्कुल जज़ब हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं जी डेफिनेशन, जो बेर एक्ट में दी गई है इन्वेस्टिगेशन की। अब केलकर की बुक में डेफिनेशंस की कमेंट्री नहीं है, सो मटेरियल हम ले रहे हैं एस.एन. मिश्रा की बुक में से। इन्वेस्टिगेशन डिफाइन की गई है सेक्शन 2 ब्रैकेट में एल ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको सीआरपीसी में सेक्शन 2 ब्रैकेट में एच थी। तो बेर एक्ट क्या कहता है इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन के बारे में? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स all the proceedings under this संहिता for collection of evidence conducted by a police officer or by any other person who is authorized by magistrate in this behalf। ये दो पार्ट में है डेफिनेशन। मेजर पार्ट पुलिस वाला है, मैं बताता हूँ आपको। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, इन्वेस्टिगेशन में शामिल है ऑल दी प्रोसीडिंग्स, वो सारी की सारी कार्रवाइयाँ अंडर दिस संहिता, बीएनएसएस के अंतर्गत। ये दो लाइनें आगे हैं मुद्दे की बात। फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाई ए पुलिस ऑफिसर। एक जुर्म हुआ, जुर्म होने के बाद जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं प्राइमरीली, मेन ये बात है। आगे सेकंड हाफ है इसका, जो लेस सिग्निफिकेंट है, कम होता है, लेकिन और बाई एनी अदर पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाई मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। कई बार कोर्ट, अदालत हुक्म दे देती है किसी और ऑफिसर को पुलिस के अलावा कि तुम इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन कर और रिपोर्ट दे, वो भी इन्वेस्टिगेशन ही होती है। अदर देन ए मजिस्ट्रेट का मतलब है मजिस्ट्रेट खुद नहीं इन्वेस्टिगेशन कर सकता, हाँ किसी ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है। आगे मैं इलस्ट्रेशन दूंगा आपको, बुक में तो नहीं है, कि ऑफिसर के थ्रू, नॉन पुलिस ऑफिसर के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कैसे कराई जा सकती है, कैसे हालात होते हैं जिनमें वो मौका पैदा होता है। तो इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस, एक पार्ट। सबूत और गवाहों की कलेक्शन बाय द आईओ पुलिस इज इन्वेस्टिगेशन। और अदर पर्सन, डीटीओ नॉट जीएम। जीएम मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, हाँ डीटीओ से करवा सकता है, यानी किसी भी और ऑफिसर से, किसी भी ऑफिसर से। डीटीओ की तो मैं एग्जांपल दूंगा ना आपको लाइव। आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस, इन्वेस्टिगेशन पिक्चर में आती है जुर्म होने के बाद, इमीडिएटली बाद जुर्म हो जाता है, पुलिस को पता लग जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, यानी पुलिस सबूत इकट्ठे करने शुरू कर देती है। तो ये मैं एग्जांपल डीटीओ की आपको दे दूं। मान लो किसी बंदे ने ट्रैफिक चलान हो गया उसका कि आरसी नहीं है। वो बंदा बड़ा शरारती था, उसने खुद ही आरसी की खाली कापी कहीं से प्रिक्योर कर ली। कागज़, पहले कापियाँ होती थी ना सिंपल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, अब तो यंकी सी आने लगी हैं। खुद ही नाम वगैरह भर लिया उसका, उस पर खुद ही डीटीओ की मोहर लगाई, खुद ही डीटीओ के साइन कर दिए और कोर्ट में पेश कर दी कि ये मेरे पास आरसी है। तब नए नए जुर्माने बढ़े थे, 2000 से 5000 जुर्माना था, तब बहुत ज़्यादा जुर्माना था ये 2005 और 6 में।
आरसी ना होने का। लेकिन अगर आरसी उसने दिखा दी कि मेरे पास थी, मैं तब नहीं दिखा पाया, तो 100 रुपये जुर्माना होता था, फिर लीनियंट हो जाती थी कोर्ट। तो उसने वो नकली आरसी दिखा दी जज साहब को, मजिस्ट्रेट को, कि ये आरसी तो थी। जज साहब को किसी ने बता दिया कि ये आरसी नकली है, इसने खुद ही बनाई है। तो यहाँ ये पिक्चर में आता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय एनी अदर पर्सन अदर देन पुलिस, यानी जिसको कोर्ट ने हुक्म दिया हो। तो यहाँ कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने, अदालत ने, मजिस्ट्रेट ने डीटीओ की रिपोर्ट मंगाई, उसके पास वो आरसी भेजी कि बताओ जी इसके बारे में क्या कहते हो। तो डीटीओ ने मौके पर ही उसी दिन कुछ मिनटों के बाद ही रिपोर्ट कर दी कि ये आरसी हमने नहीं जारी की, ना इस पर डीटीओ के हमारे किसी के साइन है, ना ये सील हमारी है, ना इस पर जो नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर होता है ना डिपार्टमेंट का, जैसे आधार नंबर है या कोई डायरी नंबर होता है, ऐसे आरसी का भी उस महकमे का, उस दफ्तर का कोई नंबर होता है, गाड़ी का नंबर नहीं, उनका नंबर जो डायरी नंबर होता है, वो नंबर भी उस पर गलत था। तो उसकी रिपोर्ट के आधार, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में आ गई। तो ये पाया गया कि बंदे ने बोगस जाली डॉक्यूमेंट कोर्ट को चीट करने के लिए पेश किया। तब उस बंदे के खिलाफ सेक्शन 467 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था। ये बड़ी डेंजरस सेक्शन है, बंदा बचता नहीं है। तो ये हुई एग्जाम्पल जो ऊपर ये है कि इन्वेस्टिगेशन इज बाय एनी अदर पर्सन, यहाँ डीटीओ हो गया, हु इज ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, जिसको मजिस्ट्रेट ने कहा कि बता भाई क्या है ये आरसी में, ठीक है कि गलत है, इन दिस बिहाफ। लेकिन मजिस्ट्रेट ने आप नहीं की ये इन्वेस्टिगेशन, मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो आगे है जी बलदेव सिंह का केस, 1975 क्रिमिनल लॉ जर्नल में छपा था, 1962 पेज नंबर है, पंजाब का केस है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है इस केस में बताया है। पहली है जी अरेस्ट, जुर्म होने के बाद सबसे पहले पुलिस बंदे को अरेस्ट करती है। दूसरा है पुलिस रिमांड, फिर कोर्ट में पेश करती है जी हमने इससे, मान लो चोरी के केस में बंदा पकड़ा, तो कोर्ट को पुलिस अर्जी देती है जी इसने फलानी चीज़ चुराई है, इसने ही बताया मुलजम ने, उससे लिखवा लेते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट, इकबालिया बयान छोटा सा, कि मैंने फलानी चीज़ फलानी जगह से चुराई थी, वहाँ छुपा के रखी है, उसका मुझे ही पता है, मैं आगे आगे चलकर आपको वो चीज़ रिकवर करा सकता। इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट को कहती है जी हमें 1 या 2 दिन या 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया जाए, यानी मुलजम को 2 दिन के लिए हमारे हवाले, पुलिस के हवाले कर दिया जाए, ताकि वो स्टोलन प्रॉपर्टी या इम्प्लीकेटिंग मटीरियल या वेपन ऑफ ऑफेंस या कोई नशा रिकवर किया जा सके, ताकि केस मजबूत हो जाए। तो हम सबको वहम है कि पुलिस रिमांड पीटने के लिए होता है या इंटेरोगेशन के लिए होता है, नहीं, पुलिस रिमांड सिर्फ रिकवरी के लिए होता है, इम्प्लीकेटिंग मटेरियल की रिकवरी के लिए। तो जब रिकवरी हो जाती है तो तीसरे नंबर पर रिकवरी मीमो बनता है, एक कागज़ पर लिख लेते हैं कि ये चीज़ हमने रिकवर की, इस मुलजम ने रिकवर कराई, नीचे 2 गवाहों के साइन, फलानी जगह से रिकवर हुई, ये उसका नक्शा है। कन्फेशन वही, एक तो कन्फेशन ये होता है कि बंदा सारे का सारा जुर्म ही इकबाल कर ले, इकबालिया जुर्म जिसे बोलते हैं, कन्फेस कर लेना कि मैंने जुर्म किया है, तब तो सजा ही हो जाती है साथ ही साथ। लेकिन छोटे छोटे कन्फेशन भी होते हैं, जैसे मुलजम ये बताता है कि चोरी की चीज़ या नशा या वेपन ऑफ ऑफेंस मैंने फलानी जगह छिपा कर रखा है, मैं आपको रिकवर करवा सकता हूँ। कलेक्टिंग MLR जी, जिन केसों में चोट लगी होती है, किसी की टांग कट गई, किसी का सिर फट गया, बंदा मर गया, उनमें MLR या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पिक्चर में आती हैं, डॉक्टर्स वगैरह से, हॉस्पिटल्स से, वो कलेक्ट करना भी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। नार्को टेस्ट 6 नंबर पर, ये भी आजकल हो रहे हैं, दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर आगे आ गया जी रेड, सर्च, सीजर, घरों में रेड मारना, छापा मारना, वहाँ सर्च करनी, तलाशी लेनी, सीजर, फिर वो इम्प्लीकेटिंग मटेरियल वहाँ से मिला अगर, तो उसको सीज कर लेना, जब्त कर लेना, उसको सबूत बना लेना बाद में कोर्ट में साबित करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि लोग इतराज़ करते थे कि पुलिस
ने जो रिकवर किया है, कि मान लो आधा किलो अफीम मेरे घर से रिकवर की पाई गई, वो पुलिस वालों ने खुद ही मेरे घर में रखी और खुद ही रिकवर कर ली, मैंने मुझे फंसा दिया। लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वीडियोग्राफी होने लग गई है नए कानून में, सर्च और सीजर की। तो ये वीडियो वाला तो पुलिस लाएगी, जिसकी तलाशी हो रही है वो भी अपना वीडियो वाला लाए। मतलब मेरी सलाह है उसको, क्योंकि पुलिस वाला तो उनके हिसाब से ही काम करेगा, पुलिस का फोटोग्राफर। आप अपना वीडियोग्राफर भी लाएं, और एक नहीं, जितने बंदे तलाशी ले रहे हैं उतने ही वीडियोग्राफर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ताकि बिल्कुल ये क्लियर हो कि पुलिस ने चीज़ प्लांट नहीं की, उन्होंने ला के नहीं रखी इम्प्लीकेटिंग मटेरियल, वो वाकई रिकवर हुआ है। आगे 8 नंबर पर आ गया जी साइट प्लान। साइट प्लान जहाँ जुर्म हुआ, जहाँ ठगी बजी, जहाँ चोट लगी, जहाँ लड़ाई हुई, जहाँ बंदा मरा, उस जगह का रफ सा साइट प्लान पुलिस बना लेती है कि यहाँ हुआ, इस चौक पर, इधर ये गली जाती थी, यहाँ ये बंदा पड़ा था, बॉडी पाई गई। नेक्स्ट है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है गवाहों के बयान लिखना, PWs 9 नंबर पर। ये पहले 161 होती थी CRPC, अब 180 BNSS हो गई है। लेकिन गवाहों के ये बयान, अगर यही गवाह कोर्ट में आकर दोबारा उसी बात को कन्फर्म नहीं करते, तो पुलिस के लिखे हुए बयान किसी काम के नहीं, किसी वैल्यू के नहीं। यानी पुलिस के पास अगर पुलिस मुझे बोले तू भी लिख के दे, तुमने ये 1000 बंदे मारे हैं, और 5 गवाहों से भी लिखवा ले पुलिस 161 180 सेक्शन में कि हाँ जी हाँ इसने 1000 बंदे मारे हैं, एक एक बंदा हमारे सामने मारा है, बट ऑल दोज स्टेटमेंट्स आर वेस्ट पेपर्स। वो तब सबूत बनेगी जब वही गवाह कोर्ट में जाकर ये बोलेंगे कि हाँ हमने देखा, हमारे सामने इसने बंदे मारे। आगे जी पुलिस जिम्नी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी होता है, रेड होती है, सर्च होती है, MLR लेने जाते हैं, नार्को टेस्ट करवाने, रिकवरी करने जाते हैं, कुछ भी करती है पुलिस, कोई भी एविडेंस कलेक्ट करती है, रोज़ की रोज़ वो डायरी में दर्ज होता है, लिखा जाता है, जिसको पुलिस जिम्नी कहते हैं। जो सियाणे वकील हैं, जब भी मुलजम को कोर्ट में पेश किया जाता है, वो जज साहब को बेनती करते हैं जी जिम्नीज के नीचे साइन कर दो, ताकि कुछ पुलिस ऐड ना कर दे, कुछ बदल ना दे बाद में किसी और कंसिडरेशन पर। आपको पता ही है क्या कुछ हो सकता है। इसके बाद आते हैं जी, ये इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होती है पुलिस रिपोर्ट के साथ, जिसको चालान कहते हैं, जो 173 में CRPC में दी जाती थी। पुलिस रिपोर्ट क्या है? जब सबूत सारे और गवाह सारे लिख लेती है पुलिस और सबूत इकट्ठे कर लेती है, एक फ़ाइल बन जाती है। पुलिस IO उस फाइल को और मुलजम को कोर्ट के पास ले जाता है कि ये लो जी फाइल, इसमें गवाहियाँ लिखी हैं, फाइल में सारे सबूत हैं, इस बंदे पर मुकदमा चलाओ और इसको सजा करो। लेकिन पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में जाने से पहले उसको सरकारी वकील चेक करता है कि कोई सबूत छूट तो नहीं गया। तो वहाँ सरकारी वकील ऑब्जेक्शन लगाता है कि ये सबूत तुमने छोड़ दिया, ये गवाह नहीं लिखा, ये वाली चीज़ रिकवर नहीं की, जाओ वापस, ये सबूत भी इकट्ठे करके लाओ। लेकिन ये IO जो होते हैं, पुलिस इतने इंटरेस्टेड नहीं होते इस इन्वेस्टिगेशन में, हालांकि ये मेन काम है उनका, इन्वेस्टिगेशन करना ही पुलिस का मेन काम है, एविडेंस इकट्ठा करना ही उनका मेन काम है। लेकिन वो क्या करते हैं कि जो सरकारी वकील ने ऑब्जेक्शन लगा दिए, कहते कौन इस झमेले में पड़े, कौन टाइम ख़राब करे, और तो वो क्या करता है, वो उस सरकारी वकील के सीनियर को बेनती करके या किसी और तरह मना कर उसके थ्रू पुलिस रिपोर्ट पेश कर देता है, और ऑब्जेक्शन वैसे के वैसे रह जाते हैं। वो ऑब्जेक्शन मुलजम को बरी कराने का कारण बन सकते हैं। जो अच्छे सियाणे वकील हैं, उन्हीं ऑब्जेक्शंस को पढ़ के बहस करते हैं कि ये देखो जी, इन्होंने ये ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं किए, यानी सरकारी वकील ने बोला था कि ये सबूत तुमने इकट्ठे नहीं किए, तो इसने नेग्लिजेंस कर दी, कुताही की, इकट्ठे नहीं किए, तो बंदे को बरी करो, क्योंकि इस बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर, शक की बिना पर। आगे है जी इन्वेस्टिगेशन टर्मिनेट्स ऑन पुलिस रिपोर्ट। हमने ऊपर ये बात की
कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलंदा बना के आईओ मुलजम और फाइल कोर्ट में ले जाता है, जिसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पहले ये 173 सीआरपीसी में आती थी, अब 193 बीएनएसएस में आया करेगी। ये तो होगी मेन पुलिस रिपोर्ट, जब सबूत इकट्ठे हो गए। एक और चीज़ होती है, पुलिस रिपोर्ट ही समझो वो, उसको बोलते हैं एफआईआर कैंसलेशन। एफआईआर कैंसलेशन पिक्चर में आती है जब पुलिस ये कहती है कि केस झूठा पाया गया है, हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबूत नहीं मिले इस जुर्म के, तो इस एफआईआर को कैंसिल कर दिया जाए। आजकल एक और लफ्ज़ बड़ा अखबारों में छपा था कि क्लोजर रिपोर्ट दे दी सीबीआई ने वो बेअदबी वाले केसों में। इसमें तो और कमाल, इतनी एंग्जाइटी दिखाई थी सीबीआई ने कि जब सीबीआई से केस वापस ले लिया गया था उसके बाद उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दी, मतलब केस बंद कर दो, ख़त्म कर दो, मुलजम फ्री। तो इस हालात में कोर्ट क्या करता है, जब पुलिस कहती है कि एफआईआर कैंसिल कर दो जी, मुकदमा झूठा पाया गया है, झूठा पाया गया है, सबूत नहीं मिले, पुलिस कोर्ट कंप्लेनेंट को बुलाती है, एग्रीव्ड को, विक्टिम को, जिसके कहे पर केस रजिस्टर हुआ हो, जहाँ नहीं, जिसके खिलाफ जुर्म हुआ है, मेन बंदा तो हुआ है, केस तो कोई भी रजिस्टर करा सकता है, टॉम डिक कैरी, जिसके खिलाफ जुर्म हुआ है उसको बुलाती है। भाई तुम क्या कहते हो? पुलिस कहती है कि सबूत नहीं मिले, एफआईआर झूठी पाई गई है, केस झूठा पाया गया है, कैंसिल कर दो। तो अगर तो वो कहता है, जो विक्टिम ऑफ द ऑफेंस होता है, जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ, जुर्म हुआ, क्राइम हुआ, वो कहता है जी मुझे भी कोई इतराज़ नहीं, तो कोर्ट एफआईआर कैंसिल कर देती है, केस ख़त्म, बंदा बिना मुकदमा चले ही समझो बरी तो मुकदमा चल के होता है, ये तो पहले ही ख़त्म हो गया ना, मुकदमा ही नहीं चला उसके खिलाफ। लेकिन अगर जो विक्टिम ऑफ द ऑफेंस है, जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ, वो कहता मैं नहीं मानता जी, पुलिस झूठ बोल रही है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट जो पुलंदा उन्होंने दिया एफआईआर कैंसिलेशन वाला, उसी को 193 की पुलिस रिपोर्ट समझ के केस आगे चला सकती है, जैसे कि जुर्म हुआ मानकर मुलजम को बुला के उस पर चार्ज फ्रेम करती है और गवाहियाँ बुलाती है। जुर्म साबित हो जाता है तो मुलजम को सजा हो जाती है, नहीं साबित होता तो मुलजम बरी हो जाता है। एक ऑप्शन कोर्ट का। दूसरा ऑप्शन कोर्ट के पास होता है कि वो कंप्लेनेंट को कोर्ट कहती है कि तू जाके प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दे इलाका मजिस्ट्रेट के पास। पुलिस नहीं तुझे अबलाइज करती, पुलिस ने एफआईआर कैंसिलेशन करने के लिए कह दिया है, पुलिस ये कह रही है कि मुकदमा झूठा है, तू सच्चा साबित कर दे, अपनी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर। तो वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करना। वैसे इंसिस्ट लोग यही करते हैं कि जो एफआईआर कैंसिलेशन पुलिस ने दी है, कोर्ट उसी को पुलिस रिपोर्ट मानकर केस आगे चलाए, मुलजम को बुलाए, चार्ज फ्रेम करे और गवाहियाँ बुलाए। लेकिन या तो बंदा जिसके खिलाफ जुर्म हुआ है प्राइवेट कंप्लेंट डाले या पैरेलल कंप्लेंट भी डाले। क्यों? पुलिस पहले ही कह रही है कि केस झूठा है, पहले तो उसने सेक्शनें कम लगाई होंगी, गवाहियाँ भी पूरी नहीं लिखी होंगी, सबूत भी पूरे नहीं इकट्ठे किए होंगे। तो जब प्राइवेट कंप्लेंट बंदा करेगा तो उसमें गवाहियाँ अपनी मर्जी से पूरी कराएगा, केस अच्छा फ्रेम करेगा, ज़्यादा सबूत कोर्ट में पेश कर सकेगा। तो अगली चीज़ आती है जी एक अनट्रेस्ड रिपोर्ट। जैसे ऊपर पुलिस रिपोर्ट आई, फिर एफआईआर कैंसिलेशन आई, फिर अनट्रेस्ड रिपोर्ट। अनट्रेस्ड रिपोर्ट होती है जी जुर्म हुआ लेकिन बंदा नहीं मिला जिसने जुर्म किया, मुलजम ढूंढ नहीं पाई पुलिस, बार बार भाग गया मान लो। ये ढेर के ढेर लगे रहते हैं अनट्रेस्ड रिपोर्ट्स के, थाने में भी और अपना अदालतों में भी। इसमें कुछ नहीं होता, मजिस्ट्रेट ने 3 लाइनों का 4 लाइनों का ये ऑर्डर पढ़ना है कि मुलजम ट्रेसेबल नहीं है, फाइल बंद कर दी जाए, कंजाइन कर दी जाए, रिकॉर्ड रूम में भेज दी जाए। एज एंड व्हेन जब भी मुलजम मिल जाएगा केस रीओपन हो जाएगा और चलेगा, सिंपल। तो ये तो 5-5 हज़ार इकट्ठी फाइलें भी साइन हो जाती हैं,
क्योंकि ऐसी लेस इम्पोर्टेंट चीज़ें ना पड़ी रह जाती हैं फाइलें, कई बार नहीं रहनी चाहिए। साथ के साथ अनट्रेस रिपोर्ट कोर्ट्स को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये कोई एफआईआर कैंसिलेशन नहीं है कि मुलजम को, उसको, कंप्लेनेंट को या विक्टिम को तकलीफ हो। तो आगे आ गया जी, अगर तो पुलिस रिपोर्ट के बाद केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ट्राइबल है तो उसके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही केस चलता है, चार्ज लगता है, गवाहियाँ आती हैं, फिर मुलजम के बयान होते हैं, फिर मुलजम की गवाहियाँ आती हैं, फिर बहस होती है, फिर फैसला हो जाता है। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट आई है 193 में अब BNSS में, वो पढ़ के कोर्ट को लगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, कि ये तो सीरियस सेक्शंस हैं, रेप है या मर्डर है या और भी, ये इन सेक्शंस का मुकदमा, इन जुर्मों का मुकदमा, इन क्राइम्स का मुकदमा सिर्फ सेशन जज के पास चल सकता है। तो वो एक छोटा सा ऑर्डर लिख के 1-2 पेजों का कि ये जुर्म हुआ, ये सबूत इकट्ठे हुए, ये सेक्शन बनती हैं इन सबूतों के आधार पर, ये सेक्शन सेशन ट्राइबल है, इसलिए मैं केस को कमिट करता हूँ। कमिट करने का सिंपल मतलब है वो फाइल अलॉन्ग विद द अक्यूज्ड सेशन जज को भेज देता है, फिर वहाँ जाके मुकदमा चलता है, वहाँ जाके चार्ज लगता है। पहले जो सेशन ट्राइबल केसेस होते थे उनमें जूरी बैठती थी। जूरी क्या होती थी? 10-15 मोतबर इज्जतदार बंदे होते थे शहर के। जब सेशन जज के पास सारी गवाहियाँ आ जाती थी, केस कंप्लीट हो जाता था, तो फाइल सेशन जज जूरी को पकड़ा देता था, भी लो जी ये कुछ साबित हो गया है, ये कुछ साबित नहीं होया, आपकी मर्जी है, बंदे को बरी करना है बरी करो, सज़ा करनी सज़ा करो। जूरी की फाइनल अथॉरिटी होती थी बंदे को बरी करना या सज़ा करनी। इसकी एग्जांपल भी है नानावती केस। आपने बड़ा मशहूर पिक्चर थी रुस्तम, अक्षय कुमार की, वो देखी होगी, वही केस है ये नानावती केस। वो नेवी ऑफिसर होता है, पीछे उसकी वाइफ का किसी बंदे के साथ अफेयर हो जाता है, उसको पता लग जाता है, वो आके उसको मार देता है। लेकिन ट्रायल के दौरान, क्योंकि ये ऑफिसर था, ऊपर से पर्शियन कम्युनिटी का था, वहाँ पर्शियन कम्युनिटी की उनकी बड़ी गिनती थी काफ़ी उस एरिए में, तो पब्लिक सेंटीमेंट हो गया भी इसको छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। एक तो उसकी जनानी का अफेयर हो गया, दूसरे के साथ रिलेशन हो गया, व्यभिचार जिसे बोलते हैं, तो इसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो जूरी ने इसको बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने सज़ा कन्फर्म कर दी थी। अब जूरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे ख़त्म हो चुका है, तो इसके बारे में ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है बात करने की। आगे केस ला SN मिश्रा की बुक में ही है ये, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस संत प्रकाश, 1976 का केस है, RLJ में छपा था, 274 पेज नंबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इसमें वही रिपीट किया जो हम ऊपर देखा है कि इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस है कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस अफसर, जिसको IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तफ्तीशी कहते हैं, जांच अधिकारी कहते हैं, और भाई एनीबॉडी डिप्यूटेड बाय द कोर्ट, जैसे आपको मैंने DTO की एग्जांपल दी ऊपर। तो जो ऑफिसर होता है, जिसको कोर्ट कहता है कि तू भी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे, उसके पास सारी पावर्स होती हैं IO वाली, बस नॉन कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट नहीं कर सकता मुलजम को। जैसे अरेस्ट तो पुलिस भी नहीं कर सकती नॉन कॉग्निजेबल केस में, और अरेस्ट आप भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने जुर्म हो रहा है, या आपको पता लगा कि इसने जुर्म किया है, तो आप, मैं, कोई भी लेमैन पब्लिक का बंदा अरेस्ट कर सकता है। वो अलग बात है कि अरेस्ट करने के बाद बंदे को पुलिस के हवाले ही करना होता है। तो यहाँ इस रूलिंग में लिखा था कि अरेस्ट करना एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द पुलिस, ये ठीक बात नहीं है, कोई भी बंदा अरेस्ट कर सकता है। फिर ये भी लिखा कि इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द पुलिस है, ये ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट, कोर्ट, अदालत, सेशन जज दखल नहीं दे सकता, ये पुलिस का काम है, उनकी मर्जी है कि क्या सबूत इकट्ठे करने हैं, क्या नहीं करने। लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी ऑफिसर को कोर्ट ऑर्डर करता है कि इन्वेस्टिगेशन कर,
तो प्रैक्टिकली उस ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऑफेंड करे, जहाँ उसकी बात ना माने। तो काफ़ी हद तक अदालत का असर रहता है उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जो अदालत ने ही पुलिस के सिवा किसी और ऑफिसर को ऑर्डर की होती है। नेक्स्ट है जी महासिंह वर्सेस स्टेट। ये एंटी करप्शन विंग होता है कि पुलिस का, मतलब पुलिस में ही एक पोर्शन है जो सिर्फ करप्शन की कंप्लेंट्स को डील करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और चलान पेश करते हैं, पुलिस रिपोर्ट। यहाँ कंप्लेंट आई इंस्पेक्टर को करप्शन की, जाहिर है उसने रेड डाली, जिमनी लिखी, डेली प्रोसीडिंग जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, 161 सीआरपीसी में पीडब्ल्यू गवाहों के बयान लिखे। ये सारा कुछ करने के बाद उसने पुलिस स्टेशन को फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के लिए फाइल भेजी थी। महासिंह ने इसको चैलेंज कर दिया। महासिंह मुलजम था, कोर्ट में चला गया, कहते जी ये जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, ये केस रजिस्टर होने के बाद होनी चाहिए थी। अब ये सारा कुछ करके अब कहता है केस रजिस्टर करो। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया कि फॉर्मेलिटी हुआ है, असल में उसने रेड डाली, गवाहों के बयान लिखे, जिमनीज लिखी, ये थी तो इन्वेस्टिगेशन ही। ये अलग बात है कि सारा कुछ कर करा के वो केस रजिस्टर करने के लिए बाद में कह रहा है। ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट समझा गया था। कोर्ट ने होल्ड किया, ये फैसला किया कि जिमनी लिखना, रेड मारना, गवाहों के बयान लिखना इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। तो हेयर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड्स। अगली वीडियो में इंक्वायरी और उसकी अगली में हम ट्रायल को डील करेंगे। आप तीनों इकट्ठी देखिएगा। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न कम हो जाए।